ओके पीपल, वी वेर डिस्कसिंग नेशनलिज्म इन इंडिया, और नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने बेसिकली गांधी की एंट्री डिस्कस की है, ठीक है, हाउ ही बेसिकली एंटर्ड, और धीरे धीरे इसके पहले इंडिया जो है तो गुटों में बटा हुआ था, ठीक है, इट वॉज सिद्धि फर्स्ट और सेकेंड चीज़ें देगी क्या, फर्स्ट और सेकेंड, हाँ फर्स्ट एंड सेकेंड, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो इसके पहले इंडिया जो है तो छोटे छोटे गुटों में बैठा हुआ था, ठीक है, वेरी स्मॉल, मतलब कहीं पे मराठा किंगडम है, कहीं पे मुगल किंगडम है, कहीं पे नवाब है, इस तरह से बटा हुआ था। तो पहली बात तो इंडिया बहुत वीक था, ठीक है, कोई नेशनलिस्ट स्ट्रगल शुरुआत नहीं हुआ था, ठीक है, देयर वाज नो नेशन बेस्ड स्ट्रगल शुरुआत नहीं हुआ था, और पहली बार गांधी ने इस नेशन बेस्ड स्ट्रगल को बेसिकली स्टार्ट किया। उधर बैठी उनके सर, ये इंटरप्शन ना मेरा चलता ही रहता है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल कांट मैनेज ऑन टाइम। जानबूझ के लेट आना है। स्मिथ, ओके, सो देन बेसिकली गांधी एंटर्ड इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, और गांधी कहाँ से एंट्री कर रहे हैं, गांधी इज एंटरिंग अलोंग विथ हिज एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग थिंग्स इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में गांधी ने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट किया था, एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन वाज फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब रेशियल नहीं बोल सकते, वहाँ पे रेस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वहाँ पे बेसिकली ब्लैक्स एंड वाइट्स का डिस्क्रिमिनेशन था, एंड ही हैड सम आइडिया अबाउट हाउ टू लीड अ नेशनलिस्टिक मूवमेंट, ठीक है। So he started visiting different parts of India and he started taking up the causes of different people. तो पहले वो चंपारण बिहार में ही fought for farmers, then खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, then in अहमदाबाद, ठीक है। सो ये सारे लोगों के साथ वो जुड़ने लगे, लोगों के प्रॉब्लम्स के साथ अगर आप जुड़ने लगेंगे और लोगों के प्रॉब्लम्स का समाधान आप निकाल पाएँ या ना निकाल पाएँ, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर इट देन पीपल विल स्टार्ट यूनाइटिंग विथ यू, दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग, ठीक है। सो ऐसा ही नहीं हुआ कि भाई साहब गांधी ने कल कोई मूवमेंट लॉन्च किया और सब लोग उनके साथ जुड़ गए, ही बेसिकली लेड द ग्राउंड, ठीक है, ही स्टार्टेड विजिटिंग दीज स्मॉल प्लेसेस, he started understanding the issues people were facing and he started fighting for those issues, ठीक है, सत्याग्रह उनका मोर्चा था, ठीक है। तो now he is starting non-cooperation movement, ठीक है। So we'll talk about non-cooperation movement. Why non-cooperation? So what is cooperation? Basically इंडिया में ब्रिटिश राज का मोनोपोली था, मतलब ब्रिटिश हैड बेसिकली established in India. So ब्रिटिश के कुछ ऑफिशियल्स इंडिया में थे और वो इंडिया को यूज़ कर रहे थे, लेकिन इन ऑफिशियल्स को इनके अंडर में काम तो इंडियंस ही कर रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेरी अगर हम बहुत ही भयानक एग्जांपल इसका देखें तो कल जैसे हमने जालियनवाला बाग मैसेकर देखा, ठीक है, जालियनवाला बाग मैसेकर में इतने लोगों की जानें गई, उन लोगों पे इंडियंस पे गोली चलाने वाले इंडियंस ही थे। जनरल डायर ने तो सिर्फ ऑर्डर दिया था, लेकिन जिन लोगों ने गोली चलाया इनके ऊपर दे वे बेसिकली इंडियंस। सो इंडियंस वे किलिंग इंडियंस विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट ओवर इट, ठीक है, ओके। सो now what he is trying to do is non-cooperation. Now Indians will not cooperate with the Britishers. That's what Gandhi's idea is. So this is called non-cooperation movement, ठीक है। So in his famous book Hind Swaraj 1909, which was written by Mahatma Gandhi, declared that British rule was established in India with obviously the cooperation, ठीक है, with the cooperation of Indians. तो ब्रिटिशर्स अगर आज की तारीख में रूल कर रहे थे तो ऑब्वियसली देयर वाज कोऑपरेशन बाय इंडियंस, ठीक है। विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस द ब्रिटिशर्स वुड नॉट मैनेज टू रूल इंडिया, ठीक है, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। नाउ दिस कोऑपरेशन लिंक हैज टू बी कट, ठीक है। अगर हम इस कोऑपरेशन लिंक को कट कर देंगे तो ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है कि ब्रिटिशर्स का पूरा जो कंट्री है वो यहाँ पे आके उठ के सेटल हो जाए। दे आर जस्ट अ फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल हु आर रूलिंग इंडिया, बट दे आर रूलिंग इंडिया बिकॉज दे आर हायरिंग इंडियंस ओनली टू रूल, ठीक है। सो ही स्टार्टेड हिंद स्वराज, एक बुक लिखी थी उन्होंने, और उसमें उन्होंने हिंट किया कि भाई साहब इंडिया के लोगों के कोऑपरेशन के वजह से ही ब्रिटिशर्स रूल कर पा रहे हैं। इफ़ वी एक्सटेंड अ नॉन कोऑपरेशन दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. He challenged basically कि भाई साहब एक साल में हम सरकार गिरा सकते हैं, एक साल में इस पूरे ब्रिटिश रूल को हम भाई साहब रफा दफा कर सकते हैं, ठीक है, इफ वी हैव चूजन टू नॉन कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट? गांधी जी proposed that the movement should unfold in stages.
पहला वाला जो मूवमेंट था वो अनसक्सेसफुल हुआ, ऑब्वियसली जालियनवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद काफ़ी सारा वायलेंस होने लगा, तो गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। नाउ ही सेड दैट वी विल लॉन्च द मूवमेंट इन स्टेजेस, ठीक है, एक एक स्टेज में, इस स्टेज में एक होगा, फिर कुछ दिनों बाद ये स्टेज लॉन्च करेंगे, फिर इस तरह से, तो इस तरह से क्या होगा, एक प्लान्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। बिफोर द ब्रिटिशर्स कैन एक्चुअली फॉलो अ वेरी रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ क्रशिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, दे विल ऑल्सो भी वैसा, वो भी मतलब उधेड़-बुन में आ जाएंगे कि अब क्या करना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट ही सजेस्टेड। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। तो इन्होंने बोला कि पहले तो भाई साहब गवर्नमेंट बहुत सारे टाइटल्स अवॉर्ड करती थी, ठीक है, जैसे सर की उपाधि मिलती है। सर मतलब समझते हो क्या? आप मुझे सर बोलते हो या स्कूल के किसी टीचर को सर बोलते हो, लेकिन इसका मतलब समझते हो? वाई डू वी कॉल सर? व्हाट डू वी मीन? हाँ, रिस्पेक्ट तो इमोशन जुड़ा है, लेकिन वाई सर, SIR? एनीबडी हैज़ एनी आइडिया? ये हम पहले जैसे बाबूजी बोलते थे, है ना, मतलब किसी को अगर रिस्पेक्ट देना है तो महाशय ऐसा बोलते थे, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद वी स्टार्टेड कॉलिंग पीपल सर, दे मेड दिस कल्चर, ठीक है। उन्होंने ये कल्चर फैलाया कि सर बोलो, ठीक है, किसी भी मतलब रिस्पेक्टेड इंसान को सर बोलो। एक्चुअली सर मीन्स वॉट, तुम जानते हो? अगर अमेरिका में तुम जाओगे, सो लेट्स से आई एम अ टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट, आप मिस्टर ब्रह्मा बोलोगे, सर नहीं बोलोगे। दैट्स हाउ इट इज़। यू विल कॉल मी बाई माई नेम, मिस्टर ब्रह्मा, that's how you will call me. You will not correspond to me by saying sir. स्कूलों में भी ऐसा ही कल्चर है, ठीक है। सर का मतलब क्या होता है? स्लेव आई रिमेन, गुलाम रहोगे भाई साहब। स्लेव आई रिमेन इज वॉट इट मीन्स, ठीक है। और ये ब्रिटिशर्स लोगों ने इस कल्चर को फैलाया। आज की तारीख में तो हम उल्ट सुल्ट किसी को भी सर बोल रहे हैं, अरे सर, मतलब चलो मैं तो तुम्हारा टीचर हो गया, लेकिन आप ऐसे नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आप किसी दुकान में जाते हैं तो दुकान वाला आपको सर बोल रहा है। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। ये इन्होंने इम्पोज किया था हमारे ऊपर, ठीक है, कि तुम सर बोलना चालू करो, ठीक है। हम सर बोलते हैं आपस में, तो तुम भी सर बोलना चालू करो। तो सर जो है एक उपाधि है, ठीक है। आप जैसे बोलेंगे सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, ठीक है, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, तो उनको ये उपाधि मिली है, ठीक है। सर रविंद्रनाथ टैगोर, उनको ये उपाधि मिली है, दिस इज नाइटहुड, इट इज़ कॉल्ड नाइटहुड। ये ब्रिटिशर्स ये उपाधि देते थे, ठीक है, दिस इज नाइटहुड, मतलब एक टाइटल लगता है, जैसे डॉक्टर का एक टाइटल लगता है ना, डॉक्टर का एक प्रीफिक्स लगता है। जब आप एक मेडिकल कोर्स को करते हैं या आपने कोई PhD किया रहेगा तो आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाएगा, है ना। बट यू हैव टू, ऐसे नहीं जुड़ेगा वो, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली क्लियर एग्जामिनेशंस, प्रूव योर सेल्फ, एंड देन ओनली यू विल हैव दैट। तो इसी तरह से आपने अपने फील्ड में कोई बहुत बड़ा काम किया रहेगा या बहुत एलिट काम किया रहेगा, तब जाके आपको ब्रिटिश क्वीन, ठीक है, नाइटहुड से संवादित करती थी, मतलब इट वाज अ रिस्पेक्ट, ठीक है। दैट वाज वेयर सर इज कमिंग फ्रॉम। लेकिन आज की तारीख में हम सर तो उल्ट सुल्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की तारीख में हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमको बोला कि ब्रिटिशर्स ने इनको ऐसा, देखो ये हम सबको मालूम था कि जो सर जो टाइटल है ये एक्चुअली एक टाइटल है जो इम्पोज किया जाता है। आपके जिस फील्ड में आप हैं उसमें आपने कोई महान कार्य किया रहेगा, तब जाकर ब्रिटिश क्वीन आपको ये उपाधि देगी। लेकिन इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बोला भाई साहब हम सब यहाँ पे तुम जैसों के सामने सर ही हैं। ये एक डिमीनिंग प्रोसेस था, ठीक है। किसी को नीचे दिखाने का प्रोसेस बहुत ही सटल होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को गाली दें या आप किसी को मारें तो ही आप उसको नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है। आप उसको नीचा दिखाने का जो प्रोसेस होता है ना, बहुत सटल होता है। धीरे 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 आप उसके माइंड पे हावी हो रहे हैं कि यू आर इन्फीरियर टू मी, ठीक है, आई एम सुपीरियर टू यू। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। जैसे समझ लो भाई साहब अपना क्या कहते हैं मिश्रा जी, ठीक है, अभी मिश्रा जी आए हैं और मैं इनको बोल रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल गेम्स हैं, ठीक है। मिश्रा जी आए भाई साहब, मैंने तुमको NCERT की बुक लाने बोली थी, लाई कि नहीं? ये बोलेगा कब बोली थी? मैं चिल्ला रहा हूँ उसके ऊपर, तुमको कुछ याद नहीं रहता, चिल्लाऊँ बहुत, तो ये क्या करेगा? व्हाट विल यू डू? अरे सर आपने बोला ही नहीं था, क्या चिल्ला रहे हो, है ना, आपने बोला ही नहीं था। तो क्लैश, ठीक है, देयर इज़ अ क्लैश। बट इफ़ आई अप्रोच हिम लाइक दिस कि भाई अरे मिश्रा जी तुमको मैंने NCERT की बुक लाने बोली थी ना, वो तुम नहीं लाए हो क्या? कोई बात नहीं बेटा, कल ले आना। ऐसा अभी ये मतलब क्या प्रोटेस्ट करेगा? उसके पहले मैंने किल कर दिया उस चीज़ को, है ना। अरे मैंने बोला था, बड़े प्यार से बोला मैंने इसको,
ठीक है, मुझे ही मालूम है मैंने नहीं बोला इसको, व्हाट आई एम डूइंग इज मैनिपुलेटिंग हिम, ठीक है। तो ये सोच रहा है कि यार सच में बोला था क्या, इतने प्यार से इंसान बोल रहा है, तो कोई क्लैश का कोई वो नहीं है, ठीक है। दूसरे दिन मैं फिर ऐसा ही बोलता हूँ उसको, तीसरे दिन फिर, चौथे दिन ये खुद ही बिलीव करने लगा शायद मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है ना। आई एम मेकिंग हिम सटली बिलीव दैट ही इज़ नॉट यूजिंग हिज ब्रेन्स, आई एम मेकिंग हिम बिलीव दैट ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन विदाउट ही एक्चुअली डूइंग इट, ठीक है। सो जब आप डायरेक्ट क्लैश हो जाते हैं ना तो भाई ख़त्म हो गया मामला। लेकिन आप धीरे 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 किसी इंसान को इन्फीरियर दिखा सकते हैं, और यही कार्यक्रम ब्रिटिशर्स ने किया। जहाँ पे उनको इन्फीरियर दिखाना था गाली गलौज से दिखाया उन्होंने, लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ें उनको ज़बरदस्ती का थोपते थे इंडियंस पे। तो सर, नाइटहुड, ये सब उनकी उपाधियाँ होती थी। खैर ओके, तो अभी क्या था कि बहुत सारे इंडियंस के वर्क को ब्रिटिशर्स ने रिकग्नाइज़ किया, ठीक है। जैसे उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर हुए तो उनको सर की उपाधि दी गई। तो ऐसे बहुत सारी उपाधियाँ मिली, ऐसे बहुत सारे रिस्पेक्ट के ओहदे मिले, ठीक है। और गांधी जी ने बोला कि भाई ये ब्रिटिशर्स से हमको मिला हुआ है और ये हमारे अंदर गैप क्रिएट करने के लिए ही मिला हुआ है, ठीक है। सो लेट्स रिटर्न ऑल दिस, ठीक है, ऑल दीज टाइटल्स दैट हैव बीन कन्फर्ड बाय द ब्रिटिशर्स ऑन टू अस, लेट्स रिटर्न दिस ऑफ, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो अ बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। दूसरा था भाई साहब सिविल सर्विसेज। व्हाट इज सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विसेज आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज आज भी एग्जिस्ट करता है, और इसी के अंडर में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है ये, कुछ हज़ार लोगों का ही सीट है, और ये ही जाकर आगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये सब बनते हैं, ठीक है। सो दीज आर ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स मतलब कैसा होता है, हमारा जो पूरा डेमोक्रेसी का सिस्टम वो 3 चीज़ों पे है। क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी तो हो गया भाई साहब आपका जजेस एंड लॉयर्स, ठीक है। आपका लेजिस्लेचर हो गया मिनिस्टर्स, ठीक है, हु आर बेसिकली द पॉलिसी मेकर्स। और आपका एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? ये सारे लोग जो ऑफिशियल लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये सब लोगों को भाई साहब एक एग्जामिनेशन और ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, ठीक है। दे हैव टू पास थ्रू वन एग्जामिनेशन एंड ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दैट पोस्ट। तो इसी को हम इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन वह सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये बहुत ही टफ एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जामिनेशन जितना टफ होता है उससे कहीं ज़्यादा टफ होता है इसका इंटरव्यू, ठीक है। आज की तारीख में आपको सहूलियत है, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ यूट्यूब में अवेलेबल हैं। कभी देखिएगा कि इंडियन सिविल सर्विसेज के या IAS के इंटरव्यूज़ किस लेवल के होते हैं। ये IAS का एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं या इंटरव्यूज़ में जो लोग जा रहे हैं वो आपसे कुछ 4-5 साल ही बड़े होंगे, ठीक है। लेकिन उनका सोच क्या है, ठीक है, पूरे समाज पर उनका सोच क्या है, ठीक है। दैट्स हाउ यू एक्सपैंड योर होराइजन, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आप उस लेवल पे सोचना चालू करें, क्योंकि आप उससे इम्पैक्टेड हैं। आपका कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। यू आर इम्पैक्टेड बाय योर एनवायरनमेंट, इट हैज़ टू बी देयर फॉर एवरीवन, इट इज़ ट्रू, ठीक है। आप चाहे जितने भी पावरफुल हों, चाहे जितने भी पैसे वाले हों, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट तो आपके ऊपर होगा। एनवायरनमेंट मतलब ये फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं, आपके समाज का एनवायरनमेंट, जिस समाज में आप रहते हैं, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज, दिस वाज बेसिकली एन एग्जामिनेशन। तो आपका देखो इस तरह से फ़ोटो निकलता है प्रेसिडेंट के साथ, जो लोग मतलब बहुत, जैसे रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, पुलिस एक डिपार्टमेंट है। पुलिस ये जो कांस्टेबल्स है वो नहीं, पुलिस में जो IG लेवल्स पे रहते हैं, ठीक है। सो बहुत बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट जो हैं वो आपके सिविल सर्विसेज के होते हैं। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स ने सिविल सर्विसेज स्टार्ट किया था, और इस सिविल सर्विसेज में जो लोग अपॉइंट हुए थे, गांधी ने उनको बोला कि बॉयकॉट दिस, ठीक है। यू आर बाय योर सर्विसेज हेल्पिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो सकता है आपका फैमिली उससे चल रहा हो सकता है आपको पगार मिल रही हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ही भाई बंधु के अगेंस्ट जा रहे हो। आप एक ऐसे देश का निर्माण कर रहे हो जहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने आप को एक्सपैंड कर सके। यू आर हेल्पिंग द प्रोसेस, ठीक है। सो बॉयकॉट, उन्होंने बोला ये बॉयकॉट कीजिए, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? आर्मी। तो इन्होंने भाई साहब आर्मी को बॉयकॉट करो। तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको बॉयकॉट करने के लिए बोला। जितने भी आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में लोग अपॉइंट हुए थे उनको बॉयकॉट करने बोला, ठीक है। पुलिस में जितने लोग थे उस टाइम पे उनको भी बॉयकॉट करने बोला। बॉयकॉट मतलब अपने रेजिग्नेशन दे दो।
कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितने भी कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को अपॉइंट किया था, गांधी रिक्वेस्टेड देम टू बॉयकॉट ऑल दीज सर्विसेज। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल? तो इससे क्या होगा भाई साहब, जो एफिशिएंट लोग हैं उनको हम किसी और काम में लगा सकते हैं, और दूसरी बात ये कि वो ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, दे आर नॉट हेल्पिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है, आर वी क्लियर? फॉरेन गुड्स, तो फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट। अभी देखो होता क्या था, जैसे ये भाई साहब आपका इंडिया है और ये आपका ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है। इंडिया में ज़बरदस्ती का लोगों से खेती करवाया जाता था। 9th में आपने शायद थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, ठीक है, नील की खेती करवाई जाती थी, मतलब कॉटन की खेती करवाई जाती थी। इंडिया में भाई साहब ऑलरेडी एक फूड क्राइसिस चल रहा था, फेमीन्स हो रहे थे, तो ऑलरेडी कैश क्रॉप्स या फूड क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, ठीक है। उसके ऊपर इन लोगों ने क्या बोला कि भाई साहब फूड क्रॉप्स बंद कर दो, अभी तुम कॉटन उगाओ। कॉटन क्यों उगाओ भाई साहब? कॉटन उगाने से जो कॉटन होगा वही भाई साहब ये लेकर जाते थे ग्रेट ब्रिटेन में। ग्रेट ब्रिटेन में गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी और वहाँ से सारे दूसरे कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता था, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हम दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, अपनी ज़मीन पे इनकी फसल उगाकर मार खा रहे हैं, ठीक है, उस ज़मीन पे जहाँ पे हम वीट और राइस उगाकर पैसा भी कमा सकते हैं और प्लस भाई साहब लोगों का पेट भी भर सकता है, वहाँ पे हम मार खा ही रहे हैं, प्लस हम इनसे ही गारमेंट्स खरीद रहे हैं। सो इनकी तो भाई साहब मतलब दिन दुगनी रात चौगनी प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, दे आर इन प्रॉफिट फ्रॉम बोथ साइड्स, दे आर गेटिंग फ्री लैंड टू कल्टिवेट देयर क्रॉप्स, and by cultivating their crops whatever their production is they are selling it back to India, ठीक है। So we are at a double loss and they are at a double profit, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करो, ठीक है, एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड द चरखा थिंग, ठीक है। चरखा मतलब ऐसा था कि आप खुद ही अपने कपड़े बुन सकते हैं कॉटन से, ठीक है, यू डोंट नीड फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू बेसिकली वेयर योर क्लोथ्स, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को उन्होंने बॉयकॉट करने बोला, ये आपका नॉन कॉपरेशन का एस्पेक्ट बन रहा है। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन विल बी लॉन्च। तो जैसे बोला मैंने आपको कि गांधी ने डिसाइड किया कि अभी स्टेजेस में करेंगे हम इसको। तो पहला स्टेज तो भाई साहब नॉन कॉपरेशन का, गुड्स को बॉयकॉट करेंगे, जो टाइटल्स कन्फर हुए हैं उनको बॉयकॉट करेंगे, जो हमारे ऊपर आर्मी, पुलिस और सिविल सर्विसेज के जो हैं उनको उन जॉब्स को हम बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको बॉयकॉट करेंगे, फॉरेन गुड्स को, इनको तो बॉयकॉट करेंगे ही। और अगर गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की, रिप्रेशन करने की कोशिश की, हमारे लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, देन वी विल लॉन्च अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। डिसोबीडियंस क्या होता है? मतलब आप ओबीडियंट नहीं हैं, यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ, नीदर यू आर रिस्पेक्टिंग द गवर्नमेंट। और सिविल मतलब क्या होता है? सिविल मतलब जो कॉमन लोग हैं। सो फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी लॉन्च्ड। तो द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, ठीक है। तो ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में भ्रमण करने लगे और इंडिया में भ्रमण करते हुए लोगों को जोड़ने लगे। मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड अलाइनिंग and to their cause, more and more people started coming up front to their cause, ठीक है, they started involving people. Many within the Congress were however concerned about the proposals, ठीक है। तो काफ़ी लोग भाई साहब कंसर्न थे इस जो प्रपोजल्स दे रहे थे गांधी, ठीक है, विद इन द कांग्रेस। दे वर रिलेक्टेंट टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शंस शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920। काउंसिल इलेक्शंस कैसा होता था? देखो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही है कि भाई साहब अगर हम इंडियंस को लेकर ना चलें तो हमको प्रॉब्लम है, तो ऐसा करेंगे कि इनको दिखाएंगे कि हम इनको साथ लेकर चल रहे हैं लेकिन चलेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? एक काउंसिल बना देंगे, हाँ भाई आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इस काउंसिल में रिपोर्ट कीजिए, ठीक है, और इस काउंसिल में हम क्या करेंगे? इलेक्शंस करवाएंगे, इस काउंसिल में हम रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करेंगे, वो इंडियंस ही होंगे। लोग इनको जाकर बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है, हम सुनेंगे नहीं, हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, हाँ ठीक है, ये वाला काम हो जाने तो उसके बाद तुम्हारा ही काम करेंगे। तो इस तरह से काउंसिल होने लगी, ठीक है, लेकिन काउंसिल किसी काम का नहीं था, दिस वाज हार्डली ऑफ एनीथिंग। दे वर रिलेक्टेंट टू बॉयकॉट। रिलेक्टेंट मतलब अरे यार, तो गवर्नमेंट गांधी ने बोला कि ये सारा काउंसिल के इलेक्शन सब बॉयकॉट कर दो, ठीक है। तो ये जितने भी लोग थे इन्होंने बोला कि यार ये सही होगा क्या? यही तो एक जरिया है गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने का, अगर हम काउंसिल इलेक्शंस भी बॉयकॉट कर दें। सो देयर वर डिफरेंसेस इन ओपिनियंस विद इन द कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, ठीक है, ओके। The refusal to deal and associate with people or participate in activities or buy and use things usually a form of protest, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब बॉयकॉट है, ठीक है। They feared that the movement might lead to popular violence।
तो आपका ये जितने भी कांग्रेस के लोग थे या गांधी से एसोसिएटेड लोग थे, ये सोचने लगे कि हो सकता है कि भाई साहब वायलेंस बढ़ जाए, हो सकता है कि भाई साहब उपद्रव बढ़ जाए, ठीक है। दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड थिंकिंग। इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। तो कांग्रेस में भाई साहब बहुत आनाकानी होने लगी, ठीक है। कुछ लोग कांग्रेस में बिलीव करते थे कि भाई साहब आज़ादी छीन कर ली जा सकती है, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ही बिलीव दैट आज़ादी को हम मांगते बैठेंगे तो नहीं मिलेगा, या ये नॉन वायलेंस का अप्रोच काम नहीं करेगा, लेट्स मेक एन आर्मी एंड रिवोल्ट, ठीक है, जैसा हमने पहले भी करने की कोशिश किया, अभी भी करना पड़ेगा। बट गांधी एंड नेहरू दे बिलीव दैट वी कैन हैव फ्रीडम गेन्ड बाय नॉन वायलेंस अप्रोच। सत्याग्रह करके हम फ्रीडम को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होने लगा। फॉर अ वाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। तो क्लैश होने लगा, ठीक है। मतलब कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं सत्याग्रह को, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस को, और कुछ लोग भाई साहब अपोज कर रहे हैं, अरे ये सबसे क्या होगा, छीन कर लो ना जो लेना है तुमको, ठीक है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। ओके, सो एज एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर a compromise was worked out and non-cooperation program was adopted। तो नागपुर में एक सेशन हुआ, बहुत लोग आए, कांग्रेस के पार्टी के बहुत लोग आए, और उस पार्टी से जितने भी लोग जुड़े हुए थे वो सब आए, और फाइनली ये रेजोल्यूशन ले गया कि वी विल गो इन फुल फ्लेजेडली फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, एंड दैट टू इन स्टेजेस। तो ये एग्रीमेंट हुआ कि वी विल बेसिकली गो फॉर नॉन कॉपरेशन। ये बहुत बार आता है कि कभी आपका नॉन कॉपरेशन लॉन्च हुआ, ठीक है, कहाँ पे लॉन्च हुआ, नागपुर में, व्हाट डेट, ठीक है। So there was a non-cooperation movement that was launched. Okay, so who participated in it? Who were the participants in non-cooperation movement? How did different social groups conceive of the idea of non-cooperation? ठीक है, the boycott of foreign cloth, July 1922। तो अभी देखो चरखा इंट्रोड्यूस किया गया, आपने देखा ही होगा चरखा, मतलब इसमें हम कॉटन से बुनते हैं बेसिकली, ठीक है, और कॉटन मतलब हमको सोफिस्टिकेटेड जो मशीन्स थी जहाँ से ब्रिटिश से गारमेंट्स मैन्युफैक्चर हो रही थी, तो उन गारमेंट्स को बॉयकॉट करने के लिए गांधी ने चरखा इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ दैट हैपेंड इन जुलाई 1922, ठीक है, फॉरेन क्लोथ वाज बॉयकॉटेड एंड फॉर दैट चरखा वाज इंट्रोड्यूस्ड। फॉरेन क्लोथ वाज सीन एज अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन। जितना ज़्यादा फॉरेन क्लोथ को हम यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली फॉरेनर्स के पॉकेट्स हम भर रहे हैं, फॉरेनर के बिजनेस मतलब ब्रिटिशर्स के बिजनेस को हम सपोर्ट कर रहे हैं, सो दे आर गेनिंग बोथ मनी एंड बिजनेस फ्रॉम आवर एंड, ठीक है। सो वी आर एट डबल लॉस। ओके, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट इन द टाउन्स। अभी देखो मूवमेंट तो लॉन्च हो गया, लोग जुड़ने भी लगे और बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ने लगे, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, ठीक है। What were the differences? Differing strands within the movement, ठीक है। The non-cooperation खिलाफत movement began in January 1921। non-cooperation मतलब boycott, foreign goods का boycott, सर्विसेज का boycott, इंडियन सिविल सर्विसेज का, मिलिट्री का, पुलिस का, ये सारी चीज़ों का, वो तमाम चीज़ें जो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सर्विसेज टू बी बॉयकॉटेड। खिलाफत मूवमेंट क्या था भाई साहब? व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट? सो द ऑटोमन टर्की एम्पायर वाज बेसिकली डिफीटेड एंड इट हैड द फियर ऑफ साइनिंग अ वेरी एग्रेसिव ट्रीटी। मतलब उन पे रिस्ट्रिक्शंस और बैन्स लगने वाले थे, तो सारे दुनिया के मुस्लिम्स जो थे, मोहम्मडन्स जो थे, दे वर यूनाइटिंग टू फाइट अगेंस्ट एनी बैन और ट्रीटी और स्ट्रॉन्ग ट्रीटी बीइंग इम्पोज्ड ऑन हिम, ठीक है। और गांधी ने बोला कि भाई अगर हम इस कॉज को सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली मुस्लिम्स विल बी एसोसिएटेड विद अस, ठीक है, इन दिस स्ट्रगल, ठीक है। सो इसीलिए इसको नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बोला जाता है। दिस इज बेसिकली सपोर्टिंग द कॉज ऑफ मोहम्मडन्स, ठीक है। मोहम्मडन्स का जो खलीफा मतलब जो उनके रिलीजियस प्रीचर थे, ही वॉज बेसिकली इन टर्की एंड ऑटोमन टर्की एम्पायर वॉज बैडली डिफीटेड इन द वॉर्स। सो इसीलिए उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटी इम्पोज होने वाली थी, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगने वाले थे, बहुत सारे बैन्स लगने वाले थे। तो इसीलिए उन्होंने भाई साहब क्या किया, तो जो भी देखो कोई भी कंट्री अगर वॉर पे जाती है तो लॉस सबका होता है ना। तो जैसे रशिया पे अभी बहुत सारे सैंक्शंस लग गए हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है, तो पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी ने बहुत सारे बैन्स और सैंक्शंस रशिया पे लगा दिए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा तब भी हो रहा था, मतलब बैन्स और सैंक्शंस उन पे लगने वाले थे, इसीलिए सारी दुनिया के मुस्लिम्स जो थे दे यूनाइटेड अगेंस्ट दिस एंड गांधी सेड ओके वी विल सपोर्ट दिस मूवमेंट सो दैट मुस्लिम्स आर बाय द साइड ऑफ गांधी इन दिस स्ट्रगल, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन।
Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. अलग अलग लोग भाई साहब अलग अलग सोशल कम्युनिटीज से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे, ठीक है, इन ह्यूज नंबर्स, ठीक है, इन ह्यूज नंबर्स. ओके, all of them responded to the call of Swaraj without it. Okay, all of them responded to the call of Swaraj. Everybody responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. अभी देखो, जब आप किसी चीज़ को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे समझो आपकी एक सोसाइटी है, यू बेसिकली स्टे इन अ बिल्डिंग, तो लेट्स से पानी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो एक मीटिंग लिया गया, चलो चलो सब लोग मिलके जाके प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि पानी नहीं आ रहा है, ठीक है. अभी इसमें से समझ लो कोई एक घर है जिसमें लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दूसरा घर है जिसमें शायद कचरा नहीं उठाया जा रहा ठीक से, इसका प्रॉब्लम है. सो पीपल विल कम अप विद डिफरेंट इश्यूज, ठीक है. एक मेन मुद्दा तो है पानी, लेकिन उसके साथ अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं जो सोसाइटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है, तो दे विल कम अप विद दोज इश्यूज एज वेल. तो ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज. यस, जब गांधी ने स्वराज का मुद्दा उठाया, स्वराज मतलब क्या होता है, खुद का राज, ठीक है, स्वराज. बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों के लिए इस टर्म का मीनिंग अलग अलग था, ठीक है. इट मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. द मूवमेंट इन टाउन्स, द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. तो टाउन्स और सिटीज में मिडिल क्लास के जो लोग थे, ये आपके हो सकते हैं प्रोफेशनल्स हों या बिजनेसमैन हों, दीज वे मिडिल क्लास पीपल, ठीक है. दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन सिटीज. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो इन्होंने बॉयकॉट का नारा लगाया है, तो बॉयकॉट का नारा लगाया तो जितने भी स्टूडेंट्स थे दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ये अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बॉयकॉट करने लगे, ठीक है. हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड इन बिग नंबर्स, ठीक है. जितने भी आपके हेडमास्टर्स थे और टीचर्स थे, दे स्टार्टेड रिजाइनिंग इन बिग नंबर्स, ठीक है. लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. जो लॉयर्स थे दे स्टार्टेड गिविंग अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस. इनके लीगल प्रैक्टिसेस भाई साहब छोड़ने लगे, ठीक है. द काउंसिल इलेक्शंस वेर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट चेन्नई या मद्रास, ठीक है. तो काउंसिल इलेक्शंस जो थे वो बाकी सारे जगहों पे, तो काउंसिल इलेक्शंस क्या होते थे, गवर्नमेंट भाई साहब कुछ इलेक्शंस करवाती थी और इलेक्शंस में इंडियंस को अपॉइंट करती थी ताकि इंडियंस जाकर इनका प्रॉब्लम इनको बोले, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है. गवर्नमेंट बोलेगी हाँ अरे आपका काम पेंडिंग है, अब भी करेंगे, ठीक है, ये वाला काम खत्म हो जाने दिए, ऐसा मतलब लगना भी चाहिए कि हम आपका सुन रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है. तो दीज वेर बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दैट वर सेट अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड दीज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैड देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ इलेक्शंस, ठीक है. इनमें इंडियंस इलेक्ट होते थे, बाकी सब लोगों ने बॉयकॉट कर दिया एक्सेप्ट फॉर मद्रास काउंसिल. मद्रास काउंसिल में अभी भी इलेक्शंस हो रहे थे. सो एज आई सेड कि भाई मूवमेंट तो हुआ, लेकिन क्या उसको फुल फ्लेजेड सपोर्ट मिला, नहीं. कहीं कहीं पे सपोर्ट मिला और कहीं कहीं पे नहीं, ठीक है. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ओके, जस्ट वन मोमेंट. ओके, सो देखो ये सारे पॉइंट्स आपको बेसिकली लिखने पड़ेंगे. ये जो आपका पूरा चीज़ है ना, इसमें हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स को जो आपके आंसर्स में आएंगे उसके हिसाब से कोलैबोरेटेड है, ठीक है. ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे जब आप एक यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन कॉपरेशन इन स्टेजेस. तो पहले आपको टाउन्स एंड सिटीज़ में देखना पड़ेगा भाई साहब. टाउन्स एंड सिटीज़ में सारे जगहों पे काउंसिल इलेक्शंस बैन हुए, तो स्टूडेंट्स पहली बात तो कॉलेज छोड़ने लगे, स्कूल खुलने लगे, ठीक है. हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल, दे स्टार्टेड रिजाइनिंग, दोज हु वर इंडियंस, and on top of that what was happening, legislative elections were being banned. People were not supporting these legislative elections, neither were they participating except for Chennai या Madras. ओके, सो आपका भाई साहब यहाँ पे चेन्नई में क्या हो गया, चेन्नई में कुछ नहीं हुआ भाई साहब. दे डिडंट सपोर्ट बेसिकली द बॉयकॉटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, ठीक है. तो ये भाई साहब वो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया. ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है. एक्सेप्ट फॉर चेन्नई ऑलमोस्ट ऑल दीज काउंसिल इलेक्शंस वेर बॉयकॉटेड, ठीक है. कुछ पूछना है? द काउंसिल इलेक्शंस वेर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास. द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स फेल्ट दैट द एंटरिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, ठीक है. तो ये आपका एक जस्टिस पार्टी था, ये चेन्नई में था. दिस वाज बेसिकली इन चेन्नई. और जस्टिस पार्टी को ये लगा कि भाई साहब अगर गवर्नमेंट के और पास जाकर गवर्नमेंट से काम कराना है तो वी हैव टू गेन सम अमाउंट ऑफ पावर, एंड गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है इन काउंसिल इलेक्शंस का. सो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दैट पावर. सो दे डिडंट think it wise to be
बॉयकॉटिंग दीज इलेक्शंस, ठीक है। तो उन्होंने वैसा पार्टिसिपेट किया और काउंसिल इलेक्शंस जो चेन्नई में थे, मद्रास में वो हुए, ठीक है। ओके, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू, ठीक है, समथिंग दैट ऑलरेडी द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेर मोर ड्रामेटिक। तो ये नॉन कॉपरेशन से आपके इकोनॉमिक फ्रंट में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिले, ठीक है। फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, मोस्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स दे वेर बॉयकॉटेड। तो ऑब्वियसली इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, किसकी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी? ब्रिटिशर्स की। इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपने जो गुड्स हैं वो जलाने लगे, ठीक है। दे डोंट नीड फॉरेन गुड्स, कंप्लीट बहिष्कार, ठीक है, नॉन कॉपरेशन। लिकर शॉप्स पिकेटेड, तो जो लिकर शॉप्स हुआ करते थे, ये तो नया वाला लिकर शॉप है, खैर, तो उस टाइम पे जो लिकर शॉप्स हुआ करते थे, तो दारू की दुकानें थी, दे वर ऑल्सो बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो इनको भी बॉयकॉट किया। पिकेटेड मतलब क्या होता था? पिकेटेड मतलब लूट मार हो गई, यहाँ पे सब बंद हो गया, ठीक है। दे वर पिकेटेड एंड दे वर एबॉलिश्ड। अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस, पूरा एंट्री को ब्लॉक कर देना, उसको तोड़फोड़ करना, जो भी है, ठीक है, प्रोटेस्ट करना। सो दैट इज हाउ इट इज, ओके। फॉरेन क्लोथ्स वेर बर्न्ट इन ह्यूज बॉन फायर्स, तो जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे जो ब्रिटिशर्स से तैयार होकर आ रहे थे, द गारमेंट इंडस्ट्री, द एंटायर गारमेंट इंडस्ट्री वॉज इनगल्फ्ड इन फायर्स, इट वॉज कंप्लीटली बर्न डाउन, ठीक है। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, तो फॉरेन क्लोथ कहाँ से इंपोर्ट होता था? ऑब्वियसली ब्रिटिश से, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ फॉरेन क्लोथ। ये फॉरेन क्लोथ कहाँ से बनता था? हमारे से कॉटन लेकर जाते थे, हमको बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हाफ हो गया बिटवीन 1921 एंड 1922, ये हाफ हो गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़, और उस टाइम पे ये बहुत बड़ा अमाउंट था। दिस वॉज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। आज की तारीख में आप बचा सकते हैं इसका वैसा वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 30-40 हज़ार करोड़ होगा, ठीक है। सो दिस वॉज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दैट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत सारे जगहों पे भाई साहब मर्चेंट्स लोगों ने बोला कि नहीं, हमको नहीं करना ट्रेड, वी डोंट वांट टू ट्रेड, ठीक है। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और इवन फाइनेंस फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फॉरेन ट्रेड का फाइनेंस भी नहीं होना चाहिए। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। तो सब लोग देसी कपड़ा पहनने लगे, वही कपड़ा जो भाई साहब आपके चरखों में बुना जाता था, ठीक है, ओके। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेर सेटअप, तो इंडियन टेक्सटाइल मिल्स होने लगे, ये हैंडलूम्स होते थे वैसा जो हाथ से बुना जाता था इन कपड़ों को, ठीक है। सो इंडिया में ट्रेड बढ़ने लगा, बिजनेस बढ़ने लगा। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो सिटीज़ में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अभी सिटीज़ में धीरे धीरे ये स्लो डाउन होने लगा। दिस मूवमेंट एक्चुअली स्टार्टेड स्लोइंग डाउन इन द सिटीज़। खादी क्लोथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। तो खादी क्लोथ जो था, जो भाई साहब चरखे में बुना जाता था, वो ज़्यादा करके एक्सपेंसिव होता था, कॉटन से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। क्यों? इसका एक कारण ये था कि भाई साहब एक इंसान को पूरे साल भर के 2-4 कपड़े अगर बनाने हो तो रोज 4 किधर से आवाज आ रहा है? उधर से, ओके। Khadi cloth was often more expensive than mass produced milk cloth and poor people could not afford to buy it, ठीक है। तो आपके जितने भी खादी क्लोथ्स थे ये ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, ठीक है, और ज़्यादा करके जो गरीब लोग थे they were not able to afford it, ठीक है, ओके। How then could they boycott milk cloth for too long? तो मिल में जो क्लोथ बनता था वो बहुत बड़ी मात्रा में बनता था, इट वॉज ह्यूज, ठीक है। अरे ऐसे बीच तो खादी क्लॉथ, अभी देखो एक इंसान को अगर अपने 1 साल के लिए क्लॉथ बुनना है तो उसको कम से कम 4 घंटा रोज चरखा चलाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर वो 1 साल में 2 या 3 या 4 कपड़े वो पहनेगा, वो बुन सकता है। जबकि अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं उसमें कॉटन में फट क्लोथ्स बन जाते हैं और बहुत भारी मात्रा में बन जाते हैं, ठीक है, ओके। सो हाउ देन दे कुड बॉयकॉट मिल्क, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी।
ठीक है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ खादी के क्लोथ्स बुनकर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती. खादी वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव एंड इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग एज वेल टू मेक खादी क्लोथ्स. ठीक है, मिल्क क्लॉथ्स हमको जल्दी मिल जाते थे. सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम. तो पहले हमने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को भी बॉयकॉट किया हुआ है, अभी हम देखेंगे इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है. फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैड टू बी सेट अप सो दैट दे कुड बी यूजफुल इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस. अभी समझो किसी कॉलेज के स्टूडेंट ने बॉयकॉट कर दिया अपना कॉलेज, मतलब अपनी पढ़ाई ठप हो गई. क्या कोई इंडियन कॉलेज सेटअप है जो उसकी पढ़ाई का टेक केयर कर सकती है? नहीं है. अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो वो जाएगा कहाँ? ठीक है, अगर आपने भाई साहब खादी के कपड़े पहनना है और फॉरेन के क्लोथ्स को बॉयकॉट करना है, ये डिसाइड कर लिया है, तो इतनी बड़ी मात्रा में आपने खादी को मैन्युफैक्चर किया है क्या, या सस्ता में उपलब्ध कराया है क्या? ठीक है, सो आप किसी चीज़ को अगर बॉयकॉट कर रहे हैं, किसी चीज़ को अगर जीवन से निकाल रहे हैं, तो भाई साहब उसका सब्स्टिट्यूशन भी तो होना चाहिए. ठीक है, अगर आप स्कूल्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, इज देयर अ इंडियन स्कूल दैट हैज़ बीन सेट अप टू टेक केयर ऑफ योर स्टडीज़? प्रोबेबली नो. ठीक है, तो ये भाई साहब फेड होने लगा इन सिटीज़ में. पहले लोगों ने जोश में आकर बॉयकॉट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद लोगों को एहसास होने लगा कि भाई साहब अब हम कहाँ जाएं, हमारे पास पहनने को कपड़े कहाँ से आएंगे, हमारे पास एजुकेशन के लिए हम कहाँ जाएं. ठीक है, फॉर द मूवमेंट टू बी सक्सेसफुल alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. ठीक है, these were slow to come up, बहुत slow थे ये. ठीक है, so students and teachers began tricking back to government schools. तो गवर्नमेंट स्कूल्स में वापस जाने लगे भाई साहब. ना ही टीचर्स के पास कोई इंडियन स्कूल्स अवेलेबल थे पढ़ाने के लिए, और ना ही स्टूडेंट्स के पास कोई इंडियन स्कूल्स अवेलेबल थे पढ़ने के लिए. सारा जो भी स्कूल का पाठ्यक्रम था वो गवर्नमेंट पे बेस्ड था. ठीक है, तो उसको फिर से हमको वापस आना पड़ा. लॉयर्स जॉइंड बैक वर्क इन गवर्नमेंट कोर्ट्स. तो लॉयर्स ने भाई साहब, इनका भी कोई था नहीं, इंडियन कोर्ट्स थे नहीं, तो वेयर विल दे गो अहेड एंड प्रैक्टिस लॉ. ठीक है, देयर वाज नो इंडियन पैरेलल जुडिशियल सिस्टम दैट वाज रनिंग, सो लॉयर्स एंड जजेस दे हैड टू रिपोर्ट बैक टू देयर कोर्ट्स. ठीक है, ओके. Rebellion in the countryside. ठीक है, rebellion in the countryside from the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. अभी हम यहाँ पे cities की बात कर रहे हैं, तो cities में मद्रास को छोड़कर सारे provincial elections को almost बैन कर दिया गया, किसी ने participate नहीं किया. However, this movement slowly was fading out. ठीक है, one because there was no immediate replacement of milk cloth by khadi. ठीक है, and second, those people who had actually left their institutions, whether they are students or lawyers or judges or administrative services, they didn't have any other job lined up for them, neither they have any other educational institute to give them education. ठीक है, तो वो गैप कवर नहीं हो रहा था, तो वापस आना पड़ा उनको. ठीक है, फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाउ स्प्रेड टू द कंट्री साइड मतलब विलेजेस. ठीक है, तो विलेजेस में हम इम्पैक्ट देखेंगे. इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स विच वे आर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर. तो आपका भाई साहब जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, इनको हम ड्राइव करने लगे. ठीक है, इन अवर पीजेंट्स वेर लेड बाई बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबरर. तो मतलब फिजी आइलैंड्स भी एक टाइप का ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर में था, और ये मिस्टर रामचंद्र ही हैड बीन देयर एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन लेबर फोर्स. ही वेंट टू फिजी. ठीक है, सो वहाँ से वो आए थे वापस. ठीक है, द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सॉर्बेंटली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सीसेस. ठीक है, तो अभी ये जो तालुकदार हुआ करते थे, विलेज के जो तालुकदार थे या लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार जिनको बोला जाता है. ठीक है, ये अपने खेतों में किसानों को काम करने देते थे, उसके जगह पे उनसे टैक्स वसूलते थे. ये टैक्स इतना हाई होने लगा कि इट बिकेम ऑलमोस्ट अनबियरेबल. और ये टैक्स का प्रेशर कहाँ से आ रहा था? ब्रिटिशर्स से ही आ रहा था. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स कभी भी ना मेन गेम में नहीं आते थे, वो दूसरों को मोहरे बनाते थे. ये तालुकदार और ये पीजेंट्स जो ये तालुकदार या जो ज़मींदार लोग थे, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने प्रेशर बनाया कि भाई साहब देखो, तुमको अपने ज़मीन में जो उगवाना है उगवाओ, जो भी करना है करो, हमको इतना टैक्स दे दो. ठीक है, कहाँ से वो देंगे? ऑब्वियसली फार्मर्स को स्क्वीज करेंगे. ठीक है, सो दे हैड टू पे अ वैरायटी ऑफ हाई रेंट्स एंड अदर सेसेस. ठीक है, बहुत हाई रेंट देना पड़ा उनको, और अदर टैक्सेस भी उनको देना पड़ा. ठीक है, पीजेंट्स हैड टू डू बेगार. बेगार मतलब क्या होता है? बेगर नहीं, बेगार है ये. ठीक है, एंड वर्क एज लैंडलॉर्ड्स फाउंड विदाउट एनी पेमेंट. तो बहुत सारे टाइम पे कैसा होता था, तुम टैक्स नहीं दे पा रहे हो ना,
ठीक है भाई साहब अभी तुमको काम करना पड़ेगा, पगार नहीं मिलेगी इस काम का, ठीक है, मेरे खेतों में काम करो, तुम इतना टैक्स जितना टैक्स नहीं दे पाए हो उसके हिसाब से हमारे खेतों में काम करो, देयर वुड बी नो पेमेंट्स फॉर दिस वर्क यू आर गोइंग टू डू, दिस इज नॉन एज बेगार, ठीक है, नॉट बेगर, ठीक है। सो लेबर दैट विलेजर्स वेर फोर्स्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, ठीक है, विलेजर्स वेर फोर्स्ड टू वर्क इन द फील्ड्स ऑफ दीज लैंडलॉर्ड्स विदाउट गेटिंग एनी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ पेमेंट, इसको बेगारी बोला जाता है, ठीक है। तुम लोग का हो गया क्या 8th वालों का पेपर देखा हो गया? नहीं, किसका किसका हो गया है? As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over leased land. तो इनका कोई राइट नहीं था लीज लैंड पे, ठीक है, इतना बड़ा जो लैंड है उस पे इनका एक्चुअली कोई राइट नहीं था, मतलब ये सिर्फ बेगारी, मतलब ना ही इनको कोई पेमेंट मिल रहा है, ना ही इनको कोई फसल का हिस्सा मिल रहा है, और मतलब ये सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अपना टैक्स नहीं भर पा रहे हैं और इतना हाई अमाउंट ऑफ टैक्स लगा के रखा है, ठीक है। सो इसीलिए मतलब हम पहले ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, how would it be successful in the countryside? If we have to understand this, we have to understand the dynamics of the countryside first, कि countryside में चल क्या रहा था। कंट्री साइड में ये लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार जो थे, दो ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, दे यूज टू पोज वेरी हाई टैक्सेस ऑन दीज फार्मर्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स being incapable to pay such high amounts, the farmers were left with no other option but to work without any payments, and this system of working without any payments is known as begar, ठीक है। So these were basically begars that were set up. ओके, सो देखिए अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सक्सेसफुल सिटीज़ में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिटीज़ में हमने कोई ऑल्टरनेटिव, अक्षरा वो थर्मस पास कर दो ना, गिरे, थैंक यू। सिटीज़ में आपका ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिटीज़ में आपने कोई ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं किया, है ना। जो लोग अपने सर्विसेज को लीव कर रहे हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पगार तो उनके घर में आ रहा है ना भाई साहब, घर तो चल रहा है ना, चलिए आपके लिए उन्होंने अपना सर्विस छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद क्या, वेयर आर दे गोइंग टू गेट फंडेड फ्रॉम, हाउ आर दे गोइंग टू रन देयर फैमिलीज, ठीक है। तो इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं हुआ। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स लोगों ने अपने कॉलेजेस छोड़ दिए, पैरेलल कोई इंडियन कॉलेजेस नहीं था जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। जो टीचर्स, जो लॉयर्स लोगों ने अपना जॉब छोड़ दिया, दे डिडंट हैव एनी पैरेलल सिस्टम्स रनिंग वेयर इन दे कैन बेसिकली अर्न। तो इसीलिए सिटीज़ में पहले जोश व फरोश में भाई साहब स्टार्ट तो हो गया, लोग बॉयकॉट तो करने लगे, लेकिन फिर वापस आने लगे, ठीक है। आपके जो फॉरेन गुड्स थे उनका बॉयकॉट हुआ, लेकिन इंडियन गुड्स इतनी भारी मात्रा में भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे कि फॉरेन गुड्स से जो अभी तक हमारा रिक्वायरमेंट चल रहा था उसको कॉम्पनसेट कर सके, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स। नाउ वी आर ट्राइंग टू बेसिकली ड्रिल डाउन इनटू हाउ थिंग्स हैपेंड इन कंट्री साइड। तो कंट्री साइड के डायनेमिक्स को समझने के पहले हमको कंट्री साइड में पहले से क्या चल रहा है वो देखना है। पीजेंट्स और फार्मर्स की बड़ी दुर्दशा थी, क्योंकि दे फर्स्ट ऑफ ऑल हैड टू पे अ वेरी हाई रेवेन्यू, and if they are were incapable to pay it, then these talukdars and village tehsildars or zamindars, they used to impose very high taxes on them. If they were not able to pay, then they used to do begar working in these fields, ठीक है। As tenants they had no security of tenure, ठीक है। टेनेंट्स कौन होता है, जैसे आपने समझ लो कोई फ्लैट लिया, उसमें टेनेंट को रहने दिया, तो टेनेंट को जब आप रहने देते हो तो आपके टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स होते हैं। 11 महीने के पहले आप किसी टेनेंट को बाहर नहीं निकाल सकते अनटिल अनलेस कोई बड़ा इशू हो गया हो, ठीक है। तो 11 महीने का एग्रीमेंट रहता है या 3 साल का एग्रीमेंट रहता है, आपका एक एग्रीमेंट होता है अपने टेनेंट के साथ। तो फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर टेनेंट टू बी थ्रोन आउट, ठीक है, दैट इज देयर, ठीक है। लेकिन ये जो थे, ये जो बेगार का काम कर रहे थे फील्ड्स में, दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनका कोई सिक्योरिटी नहीं था भाई साहब टेन्योर का, ठीक है। मतलब कब तक काम करना है, क्या काम करना है, कब इनका भाई साहब कर्जा माफ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड, ठीक है। सो जहाँ पे इनको काम करने दिया जाता था, चलो हो गया तुम्हारा, अभी चलो, ऐसे फिर से कोई आ गया, चलो चलो निकलो अभी, ऐसा है। मतलब कब तक काम करना है, कब तक हमको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, इस सब कुछ नहीं था, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी अनअप्रोप्रिएट सिचुएशन, ठीक है। सो इस तरह से चल रहा था। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड, तो पीजेंट्स को नेशनलिज्म से दूर दूर तक मतलब नहीं था, उनका भाई साहब घर चले पहले, उसके बाद वो नेशन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कोई मूवमेंट आएगा वो पहले ये देखेंगे भाई साहब मेरे को क्या फ़ायदा है,
मैं चलो नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा घर जो बहुत ही ख़राब अवस्था में है, विल देयर बी सम चेंजेस टू इट, विल देयर बी सम चेंज, ये एक रैशनल क्वेश्चन है, ठीक है। सो द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, तो इन्होंने बोला भाई साहब मेरा रेवेन्यू पहले रिड्यूस करो ताकि हम खुद से कुछ कर सकें। अबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार मतलब ये ऐसे अनपेड वर्क जो है, ठीक है, अनपेड वर्क, दे मतलब पीपल वेर मेड टू वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस विदाउट गेटिंग पेमेंट्स, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ बेकर, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, तो जो भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे या जो भी मतलब ज़मींदार थे, इनका ऑपरेशन, ठीक है, मतलब इनको सोशली बॉयकॉट कर दो, ठीक है, हमारे समाज में इनको रहने ही ना दिया जाए। सो ये सारी तमाम चीज़ें थी, ठीक है। तो पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड दीज थिंग्स, ओके। तो इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वेर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन, ठीक है। ये जितने भी लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे या जितने भी आपके ज़मींदार हुआ करते थे, इनके घरों में बहुत बड़ी मात्रा में लोग काम करते थे, ठीक है, दे यूज्ड टू वर्क देयर। Okay, so people in many places nai dhobi bands were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even, ठीक है। तो कुछ जगहों पे भाई साहब ये जो नाई लोग होते थे या वॉशरमैन होते थे, ये भाई साहब ये जितने भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, इनके घरों में काम करते थे, ठीक है। तो इन्होंने बॉयकॉट किया, मतलब इनके घरों में अभी हम धोबीगिरी नहीं करेंगे या इनके घरों में हम नाई का जो काम करते थे वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज बैंड। जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh talking to the villagers and trying to understand their grievances, ठीक है। तो लोगों की सुनने लगे, जितने भी लीडर्स थे कांग्रेस के, they started visiting people and listening to their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up and headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others, ठीक है। तो एक किसान सभा का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसमें किसानों की समस्याओं पे गौर किया जाने लगा, ठीक है। एंड इट वाज हेडेड बाय, ये आपको सब मेंशन करना है आंसर्स में, ठीक है। बाय अक्टूबर अंडर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द अवध किसान सभा वाज सेट अप एंड इट वाज बेसिकली हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन, ब्रांचेस खुलने लगे भाई साहब समस्याओं का निवारण करने के लिए। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. तो अभी बहुत इफेक्टिवली ये ब्रांचेस खुलने लगे, लोग बड़ी मात्रा में कंट्री साइड से इस पूरे मोशन में जुड़ने लगे, ठीक है। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगैन द फॉलोइंग ईयर, पूरे मतलब अभी जैसे आपने देखा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टेजेस में चल रहा था, पहले हम ग्राउंड क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। सो जैसे ही ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अवध मूवमेंट में इतने सारे किसानों का योगदान आ गया था, तो दे वर बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द वाइडर स्ट्रगल, ठीक है। इनकी समस्या को वाइडर स्ट्रगल में लिया गया। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन द फॉर्म्स ऑफ कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, ठीक है। एज द मूवमेंट स्प्रेड, तो कांग्रेस लीडरशिप वाज नॉट हैप्पी विद द पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट मतलब जो फार्मर्स थे, ठीक है, इनके विद्रोह पे कांग्रेस की जो मतलब लीडर्स थे, दे वर नॉट हैप्पी। सो दे वर रीजंस टू इट, व्हाई, ठीक है। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, ठीक है, द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वेर अटैक्ड, ठीक है। सो जितने भी तालुकदार या मर्चेंट्स या जो लोग बड़े बड़े लोग थे, है ना, गांव खेड़े में जिनकी ज़मींदारी थी, उनके उस पर अटैक होने लगा। और दिस वॉज समथिंग विच वॉज नॉट एज पर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि सत्याग्रह क्या बोल रहा है भाई साहब, नॉन वायलेंस, ठीक है। सत्याग्रह का टर्म्स एंड कंडीशन नॉन वायलेंस का है। सो दिस वॉज अपोज्ड, ठीक है। द हाउस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वेर अटैक, दिस वॉज अपोज्ड, ठीक है। व्हाट एल्स पीपल, बाजार्स वेर लूटेड, जितने भी बाजार थे उनको लूटपाट किया गया, ठीक है, उनको लूटपाट किया गया। ये सारा भाई साहब नॉन वायलेंस का अप्रोच नहीं है, दिस इज बेसिकली अ वायलेंट अप्रोच, ठीक है। ग्रेन होर्ड्स वेर टेकन ओवर, जितने भी आपके ग्रेन्स को स्टॉक किया गया था जहाँ पे भी, वहाँ से भाई साहब लूटपाट मचने लगी, ठीक है, दे वेर टेकन ओवर, ओके। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वेर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर। अभी अफवाह फैलने लगी कि गांधी जी ने ये बोल दिया है कि ये पूरा जो लैंड है ये हमको आ जाएगा वापस और कोई टैक्स वैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो ये अफवाह फैलने लगी, ठीक है। The name of Mahatma was being invoked to sanction all action and aspirations. तो महात्मा गांधी के नाम पे ये सारी चीज़ें चलने लगी। Although no directions were imposed or by महात्मा himself, ठीक है, से कोई डायरेक्शंस इम्पोज नहीं हुए थे।
रेवोल्यूशन इन द कंट्री साइड, ठीक है। तो कंट्री साइड में क्या होने लगा भाई साहब, ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे। स्वराज का जो पूरा कॉन्सेप्ट था या जो सत्याग्रह का जो स्ट्रगल था, इसको जितने भी फार्मर्स एंड पीजेंट्स थे, दे टुक इट इन अ डिफरेंट वे, दे अप्रोच इन अ डिफरेंट वे। इन द ग्यूडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव। तो भाई साहब आंध्र प्रदेश में आर्म्स का मूवमेंट होने लगा, मतलब लोग अभी मारा मारी पे उतर आए, ठीक है। कांग्रेस डिडंट अप्रूव इट बिकॉज कांग्रेस का मुद्दा था सत्याग्रह का, ठीक है। हियर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भाई साहब बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया जो है तो क्लोज कर दिया था, ठीक है, प्रिवेंटिंग फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट। अभी इंडिया में बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन हुआ करता था। ये ट्राइबल पॉपुलेशन भाई साहब, अभी इस ट्राइबल पॉपुलेशन को ना ही कैटल को ग्रेज कराने के लिए लैंड मिल रहा है, ना ही भाई साहब फ्यूल वुड मिल रहा है, और ना ही भाई साहब फ्रूट्स मिल रहे हैं। ये सारा चीज़ जो है तो जंगलों से मिलता था। तो ट्राइबल पॉपुलेशन वाज डिनाइड एक्सेस टू दीज फॉरेस्ट, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर विद्रोह बनने लगा, ठीक है। दे वर बेसिकली गेटिंग एंग्री। दिस एनरेज द हिल पीपल, ठीक है, नॉट ओनली वेयर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वेर बीइंग डिनाइड, ठीक है। तो लाइवलीहुड तो अफेक्ट हो ही गया था और उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे वो भी डिनाई होने लगे। When the government began forcing them to contribute बेगार for road building, the hill people revolted. तो बेगार के लिए, रोड बिल्डिंग के लिए भाई साहब आपको मतलब काम के पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो भाई साहब इन लोगों ने अपोज करना चालू कर दिया, दे स्टार्टेड अपोजिंग इट, ठीक है। द पर्सन हु केम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, ठीक है। अलूरी सीताराम राजू claimed that he had a variety of special powers, ठीक है। So he basically claimed that बहुत सारे he could make correct astrological predictions and heal people। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब हम कुछ एस्ट्रोलॉजी के प्रिडिक्शंस मिल सकते हैं और इस तरह से पीपल को हील कर सकते हैं। ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, ऐसा उन्होंने प्रोक्लेम किया, ठीक है। सो अभी देखो समाज की अवस्था ऐसी थी कि वी विल वे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, ठीक है। किसी को ये मालूम नहीं था करना क्या है, तो कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है तो लोग उससे अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। ओके, कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो इनको भाई साहब भगवान मानने लगे लोग, ठीक है। ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। राजू टॉक्ड ऑन द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। ये सब चीजें तो मतलब एज पर द मूवमेंट था, ठीक है। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence, ठीक है। यहाँ पे उनका महात्मा गांधी से भेद था, ठीक है। इंडिया में हम फोर्स से ही इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट ही प्रोपेगेटेड कि भाई साहब हम महात्मा गांधी को तो मान लें इन चीज़ों पे, लेकिन सत्याग्रह से इंडिपेंडेंस गेन करेंगे ये उनका व्यू पॉइंट नहीं था, मान्यता नहीं थी, ठीक है। द ग्यूडन रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो यहाँ पे इन्होंने भाई साहब पुलिस स्टेशंस को अटैक किया एंड दे अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स। टाइम हो गया है भाई, ओके। सो दे अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब कैसा होता है, जैसे आप जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और जंगल के रास्ते आपको ही मालूम है, जंगलों में जो केव्स हैं या छुपने की जगह है वो आपको ही मालूम है। तो अगर पुलिस जाएगी भी तो पुलिस फंस जाएगी, ठीक है। पुलिस से ज़्यादा आपको नॉलेज रहेगा वहाँ के लोकल लोगों को। That is called guerrilla warfare. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. So he was captured by the British and he was executed. उनको सजाए मौत दी गई, ठीक है। And over time became a folk hero. तो वो एक local hero से बन गए, ठीक है। He became a local hero. Okay, we will keep it till here, people.